गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम डिस्कस करेंगे चंडीगढ़ पीजीटी बायोलॉजी में। हमारा जो पहला टॉपिक रहने वाला है वो है द लिविंग वर्ल्ड, जिसमें हम बायोडाइवर्सिटी कवर करेंगे, नीड फॉर क्लासिफिकेशन, थ्री डोमेन्स ऑफ लाइफ, टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स। द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज एंड टैक्सोनॉमिकल हायरार्की के बारे में भी जानेंगे और साथ में बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी में अगर देखा जाए तो नॉर्मली हम क्या कहेंगे कि हमारी अर्थ के ऊपर जितने भी वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स हैं, जैसे कि प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए, और हमारा जो इकोसिस्टम है जहाँ पर ये सर्वाइव करते हैं, वही बायोडाइवर्सिटी कहलाती है। और अलग तरीके से अगर डेफिनेशन दी जाए तो आप इसमें कह सकते हैं कि द बायोडाइवर्सिटी हैव द वैरायटी ऑफ द लाइफ फॉर्म्स ऑन अर्थ इंक्लूडिंग द प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड द इकोसिस्टम। इसके अलावा अगर देखा जाए तो इसमें आपको रिचनेस देखने को मिलती है। किस चीज़ की? तो आप कहेंगे वैरायटी ऑफ लाइफ ऑफ ऑल लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें जीन्स भी हो सकते हैं, स्पीसीज भी हो सकते हैं, हमारे इंटायर इकोसिस्टम के अंदर आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ कुछ की पॉइंट्स आपको दिए गए हैं बायोडाइवर्सिटी के, जो आपको याद करने हैं, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। जेनेटिक डाइवर्सिटी, यहाँ पर जीन लेवल पर आपको बताया गया है जो भी स्पीसीज हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ दी वैरायटी ऑफ जीन्स क्या है आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। जो भी एनवायरनमेंट है हमारा, क्योंकि हर जगह एक जैसा एनवायरनमेंट नहीं रहता, अलग अलग जगह आपको अलग अलग एनवायरनमेंट क्या है आपको देखने को मिलता है, क्योंकि लगातार चेंज होता रहता है हमारा एनवायरनमेंट। और इस वजह से बहुत सारी डिजीज और बहुत सारे थ्रेट्स भी क्या है वहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। तो आपको वहाँ पर जेनेटिक डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। इसी प्रकार से स्पीसीज डाइवर्सिटी की अगर हम बात करें तो आपको पता ही है कि डिफरेंट काइंड की जो वैरायटी ऑफ स्पीसीज है हमारे रीजन ऑफ इकोसिस्टम के अंदर आपको देखने को मिल जाती है। जैसे कि आप मैंगो की वैरायटी ले लीजिए, आपको 1000 वैरायटीज क्या है मैंगो की देखने को मिल सकती है, वो सारी की सारी हमारी जैसे स्पीसीज डाइवर्सिटी के अंदर ही बिलोंग करेंगी। वहीं इकोसिस्टम डाइवर्सिटी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर हम पर्टिकुलर एरिया में हम क्या करेंगे, दिस रेफर टू द वैरायटी ऑफ इकोसिस्टम प्रेजेंट इन ए पर्टिकुलर एरिया। इकोसिस्टम यहाँ पर रेंज कर सकता है हमारा फॉरेस्ट से लेकर ग्रासलैंड, वेटलैंड और कोरल रीफ तक क्या है आपको ये देखने को मिल सकता है। यहाँ इकोसिस्टम की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ वेरियस सर्विसेज जैसे कि कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, वाटर प्यूरिफिकेशन, हैबिटेट प्रोविजंस, ये आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ अगर मान लीजिए आपको कहा जाए कि बायोडाइवर्सिटी के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, हम अपने इकोसिस्टम को किस तरीके से मेंटेन कर सकते हैं ताकि हमारी अर्थ के ऊपर जो लाइफ है वो सस्टेन कर सके, तो उसके लिए क्या क्या होना ज़रूरी है। क्लाइमेट रेगुलेशन होना बहुत ज़रूरी है, पॉलिनेशन होना ज़रूरी है, वाटर प्यूरिफिकेशन बहुत ज़रूरी है, सॉइल फर्टिलिटी और मेडिसिनल सोर्सेज के लिए भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर आपको अलग अलग प्रकार के क्या हैं डाइवर्स प्लांट, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या हैं देखने को मिलते हैं। तो कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ भी हैं जैसे कि डिफॉरेस्टेशन, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, पॉल्यूशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज, क्लाइमेट चेंज, ये बहुत सारे थ्रेट्स हैं हमारे बायोडाइवर्सिटी के। यहाँ से भी क्वेश्चन आपका बन सकता है। अगर देखा जाए लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी धीरे धीरे क्या करती जा रही है, हमारी इकोसिस्टम को डिग्रेड करती जा रही है, रिड्यूस रिसाइलेंस टू इन्वायरमेंटल चेंजेस, और हमारे इकोसिस्टम सर्विसेज का भी क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो यहाँ पर ह्यूमन बीइंग्स भी क्या हो रहे हैं, साथ साथ में अफेक्ट हो रहे हैं। कंजर्वेशनल एफर्ट्स क्या है, बायोडाइवर्सिटी को किस प्रकार से बचाया जा सकता है, उसके लिए हमने यहाँ पर बता दिया कि देखिए इम्प्लीमेंटिंग सस्टेनेबल लैंड का मतलब क्या है कि हमें सभी का विकास करना है। ये नहीं कि केवल प्लांट और एनिमल्स की ही बात करें। हम नॉर्मली अगर देखें तो फॉरेस्ट को अगर बचाएंगे तो सिंपल सी बात है, प्लांट और एनिमल्स भी ऑलरेडी वहीं पर ही सर्वाइव कर जाएंगे। तो रिसोर्सेज मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, रेजिंग अवेयरनेस, प्रमोटिंग पॉलिसीज एंड प्रायोरिटाइज क्या करनी है हमें, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन को और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, काम आएंगे। उनमें से सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस बायोडाइवर्सिटी। ऊपर हमने देख लिया था अभी, द नंबर ऑफ डिफरेंट स्पीसीज इन ए गिवन एरिया, या फिर द वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स एट ऑल लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, या फिर द टोटल बायोमास ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन एन इकोसिस्टम, या फिर द रेट ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफ ए पॉपुलेशन इन ए स्पेसिफिक हैबिटेट। तो यहाँ जो बेस्ट आंसर जो लगेगा आपको
कि द वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स एट ऑल लेवल्स ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। तो ये बिल्कुल बेस्ट है, बायोडाइवर्सिटी को ये डिफाइन करेगा। इसमें ऑल लाइफ वेराइटीज का मतलब है प्लांट भी आ गए, एनिमल्स भी आ गए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सभी इसके अंदर कंसिडर हो गए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जेनेटिक डाइवर्सिटी रेफर्स टू। अगर मैं जेनेटिक डाइवर्सिटी की बात करूं तो वो किससे रेफर करेगा? द वैरायटी ऑफ इकोसिस्टम इन ए रीजन, द नंबर ऑफ जीन्स विद इन ए स्पीसीज, द डिफरेंट स्पीसीज प्रेजेंट इन ए हैबिटेट, द वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स विद इन एन इकोसिस्टम। तो आपको मैं बताता हुआ चलूं, जेनेटिक डाइवर्सिटी जीन से रिलेटेड है, तो सिंपल सी बात है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, द नंबर ऑफ जीन्स विद इन ए स्पीसीज। क्योंकि कुछ क्वेश्चंस क्या है, डायरेक्ट यहाँ से रिलेट भी हो रहे हैं। जेनेटिक डाइवर्सिटी मतलब जीन्स की बात करेंगे स्पीसीज के अंदर, आपको एक ही स्पीसीज के डिफरेंट काइंड ऑफ द जीन्स आपको पर्टिकुलर हैबिटेट्स के अंदर क्या है देखने को मिल जाते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इनमें से कौन सा बायोडाइवर्सिटी का कंपोनेंट नहीं है? स्पीसीज डाइवर्सिटी, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, क्लाइमेटिक डाइवर्सिटी या फिर जेनेटिक डाइवर्सिटी। तो आपको बताता हुआ चलूं, यहाँ पर जो आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा क्लाइमेटिक डाइवर्सिटी। ये आपको याद कर लेना है, क्योंकि बाकी जो है वो बायोडाइवर्सिटी से बिलोंग करते हैं, क्योंकि दे आर द कंपोनेंट ऑफ द बायोडाइवर्सिटी। स्पीसीज हो गया, इकोसिस्टम हो गया, जेनेटिक हो गया, लेकिन क्लाइमेटिक हमारा क्या नहीं है, बायोडाइवर्सिटी का कंपोनेंट नहीं है। अगला क्वेश्चन है व्हाई इज बायोडाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट। बायोडाइवर्सिटी हमारे लिए क्यों जरूरी है? It provides aesthetic value only. It contributes to ecosystem stability and resilience. It has no impact on the human well-being. या फिर it helps reduce the population of pests and diseases. तो आपको यहाँ पर बताता हुआ चलूँ कि यहाँ पर जो बायोडाइवर्सिटी के लिए क्या जरूरी है, क्या इंपॉर्टेंट है, उसमें से कौन सा, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सबसे बेस्ट रहेगा? उसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका है बी ऑप्शन। और यहाँ आप कहेंगे कि ये कंट्रीब्यूट करते हैं हमारे इकोसिस्टम को स्टेबल करते हैं, और रिसाइलेंस मतलब बनाए रखने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो आपका ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर थ्रेट टू द बायोडाइवर्सिटी। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सबसे ज्यादा थ्रेट है हमारी बायोडाइवर्सिटी के लिए? हैबिटेट प्रिजर्वेशन, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, क्लाइमेट चेंज या बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। तो यहाँ अगर देखा जाए मेजर थ्रेट है हमारा क्लाइमेटिक चेंज, क्योंकि लगातार अगर हमारा क्लाइमेट चेंज होता रहेगा तो डाइवर्सिटी सिंपल सी बात है कि आपकी डे बाय डे कम होती चली जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच इकोसिस्टम सर्विस इज नॉट प्रोवाइडेड बाय द बायोडाइवर्सिटी। इनमें से कौन सा इकोसिस्टम सर्विसेज प्रोवाइड नहीं किया जाता है बायोडाइवर्सिटी के अंदर? कार्बन सिक्वेस्टेरियन, सॉयल इरोजन, पॉलिनेशन और वाटर प्यूरिफिकेशन। तो यहाँ जो आपका जो आंसर रहेगा कि इनमें से कौन सी इकोसिस्टम सर्विसेज बायोडाइवर्सिटी के लिए प्रोवाइड नहीं होती है, तो वो आ जाएगा आपका सॉयल इरोजन। ये आपका आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका क्या रहेगा यहाँ पर करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन इनवेजिव स्पीसीज थ्रेटनिंग द बायोडाइवर्सिटी। इनमें से कौन सा इनवेजिव स्पीसीज है जो हमारी बायोडाइवर्सिटी को थ्रेट करती है? बीज, ओक ट्रीज, जेब्रा मुसेल्स, इंडेंजर्ड स्पीसीज। तो आपका यहाँ पर जो बेस्ट आंसर है वो क्या है? जेब्रा मुसेल्स। इसकी एक बार पिक्चर जरूर देख लीजिएगा। और जेब्रा जो मुसेल्स हैं ये क्या है, हमारी डाइवर्सिटी के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि दूसरी स्पीसीज को क्या करते हैं, खत्म करने का काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी इन्वॉल्व्स प्रोटेक्टिंग स्पेसिफिक एरियाज टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। तो कौन सी कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी है जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, हमारी बायोडाइवर्सिटी को हम स्पेसिफिक एरिया में कंजर्व करने का काम करते हैं? उसमें ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हैबिटेट रिस्टोरेशन, प्रोटेक्टेड एरियाज या आवर एक्सप्लॉयटेशन। तो यहाँ पे आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन आपका क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा, जिसका आंसर रहेगा प्रोटेक्टेड एरियाज। मैं आपको बताता हुआ चलूँ, ये पूरी की पूरी हमने डॉक्यूमेंट बनाई है, मतलब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर ये कंप्लीट मैंने ये बनाया है नोट्स वगैरह, और ये आप लोगों को मैं अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर अब प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से आप ये चीज़ ले सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है नीड फॉर क्लासिफिकेशन, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक हमारा दिया हुआ है चंडीगढ़ के सिलेबस के अंदर, और उसमें नीड फॉर क्लासिफिकेशन मतलब क्लासिफिकेशन की आवश्यकता क्यों है।
तो आपको सभी को पता होना चाहिए, बहुत सारे रीजंस हैं क्लासिफिकेशन करने के लिए। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हमारी अर्थ के ऊपर मौजूद हैं, उन सभी को क्लासिफाई करना आसान नहीं है, लेकिन जब भी क्लासिफाई किया जाता है तो पर्टिकुलर रूल एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग किया जाता है। तो मैं आपको यहाँ पर कुछ बताऊंगा कि किस लिए नीड फॉर क्लासिफिकेशन की आवश्यकता पड़ गई। सबसे पहला है ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। सिंपल सी बात है, जब बहुत सारी स्पीसीज आपको एक ही जगह पर देखने को मिलती हैं तो उनको आप किस प्रकार से क्लासिफाई करेंगे कि कौन सा प्लांट है, कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, कौन से एनिमल्स हैं, उनको कैटेगराइज आप क्या करेंगे तो इजीली आप उसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे। दूसरा क्या है, फैसिलिटेटिंग अंडरस्टैंडिंग, मतलब सभी को इजीली समझ में आए कि ये पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म किससे बिलोंग करता है ना। तो दो ऑर्गेनिज्म के बीच में भी अगर सिमिलरिटीज अगर देखी जाए तो वो इजीली हम क्या है, जब भी हम क्लासिफाई करते हैं उसकी सहायता से कर पाएंगे। तो मतलब अंडरस्टैंडिंग लेवल को यहाँ पर बढ़ाना पड़ेगा। तीसरा है कम्युनिकेशन हेल्प करेगी हमारे लिए, मतलब कि अगर हम क्लासिफाई करेंगे तो इजीली कम्युनिकेट करके समझा पाएंगे। जितने भी साइंटिस्ट हैं, रिसर्चर हैं, पार्टिशनर्स हैं, वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर करेंगे, ऑर्गेनिजम्स को कंपेयर करेंगे और आपको बताने का काम करेंगे। अगला है प्रिडिक्टिव एंड एनालिटिक पर्पजेस। ये भी क्या है, नीड फॉर क्लासिफिकेशन का ही एक पार्ट है, जिसमें नॉर्मली हम क्या करते हैं, कंक्लूजन्स वगैरह ड्रॉ कर लेते हैं और उसकी सहायता से एनालाइज करके हम बताते हैं। अगला है टेक्सोनॉमिक एंड इवोल्यूशनरी स्टडीज। ये पूरा दिया हुआ है आपको, ये नोट्स के फॉर्मेट में मिल जाएगा, आप वहां पर इसको इजीली क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर पर्टिकुलर क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराने के लिए कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आप लोगों के प्रैक्टिस हो जाए आपके एग्जाम के लिए। तो यहाँ टेक्सोनॉमी और इवोल्यूशनरी स्टडीज की बात की जाए तो मैं आपको ये बताता हुआ चलूँ कि यहाँ पर हम को रिलेट कर सकते हैं एंसेस्टर के साथ, क्या कर सकते हैं, को रिलेट करके किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में यहाँ पर बता सकते हैं, फाइलोजेनिक ट्रीज वगैरह बना सकते हैं, मैनेजमेंट कर सकते हैं, कंजर्वेशन कर सकते हैं, एजुकेशन और लर्निंग के लिए भी बहुत जरूरी है नीड फॉर क्लासिफिकेशन। और लास्ट में आ जाता है हमारा डिसीजन मेकिंग, क्योंकि बहुत सारे फील्ड्स हैं जैसे कि मार्केट सेगमेंट्स हो गए, टारगेट ऑडियंस हो गए, है ना, तो ये सारी चीजें यहाँ पे कवर हो जाती हैं। तो मैं आपको बताता हुआ चलूँ, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस मैंने नीड फॉर क्लासिफिकेशन के दिए हैं, क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी और मैं नहीं चाहता कि ज़्यादा बड़ी वीडियो आपको लगे, इजीली आपको ये सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाए, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। तो कुछ क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट हैं जो आपके एग्जाम में 100% काम आएंगे। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर नीड फॉर क्लासिफिकेशन से ही है, व्हाई इज क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट। भाई क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट क्यों है, Why is classification important? यहाँ ऑप्शन आपको दिया गया है, it makes things look organized, it helps in organizing information efficiently, it is a requirement in science textbooks, it makes objects look more appealing। तो यहाँ जो आपका जो आंसर रहेगा वो रहेगा it helps in organizing information efficiently। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज क्लासिफिकेशन हेल्प इन कम्युनिकेशन। यहाँ पर आपसे पूछा है कि किस प्रकार से क्लासिफिकेशन कम्युनिकेशन के दौरान हेल्प करती है। इट कंफ्यूजेस पीपल, इट प्रोवाइड्स ए कॉमन लैंग्वेज एंड टर्मिनोलॉजी, इट एड्स अननेसेसरी कॉम्प्लेक्सिटी, इट लिमिट्स कम्युनिकेशन पॉसिबिलिटीज। तो यहाँ जो आपका आंसर हो जाएगा कि कम्युनिकेशन के लिए व्हाट डज क्लासिफिकेशन हेल्प इन कम्युनिकेशन, तो आपका आंसर होगा बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, इट प्रोवाइड्स कॉमन लैंग्वेज एंड टर्मिनोलॉजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है which field heavily relies on classification for understanding evolutionary relationship, है ना, कौन सी फील्ड है जो हमें इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप की सहायता से अंडरस्टैंड करें, मत सॉरी, विच हेल्प हैविली रिलाइज ऑन क्लासिफिकेशन फॉर अंडरस्टैंडिंग इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। तो यहाँ जो आपका आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा आपका बायोलॉजी, क्योंकि आप इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के सहायता से क्या कर रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डज क्लासिफिकेशन असिस्ट इन एजुकेशन। ये क्वेश्चन भी आपका बन सकता है कि हाउ डज क्लासिफिकेशन असिस्ट इन एजुकेशन, इट मेक्स एजुकेशन मोर बोरिंग, इट प्रोवाइड्स ए स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क फॉर लर्निंग, इट कंफ्यूज स्टूडेंट्स, इट लिमिट्स एजुकेशनल पॉसिबिलिटीज। तो आपका यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, आपका बेस्ट ऑप्शन रहेगा इट प्रोवाइड ए स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क फॉर द लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, इन conservation biology, how does classification contribute to management strategies? It has no impact on conservation efforts. It helps in
prioritizing conservation efforts, it make conservation efforts more difficult, it increases habitat destruction। तो आपका यहाँ जो सबसे बेस्ट आंसर है वो क्या रहेगा? क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर है वो है कि in conservation biology how does classification contribute to management strategies? It helps in prioritizing conservation efforts। Next question is what does classification provide in decision making? भाई क्लासिफिकेशन जब भी हम करते हैं तो डिसीजन मेकिंग में कैसे प्रोवाइड करेंगे? कंफ्यूजन कर देंगे, सिस्टमेटिक अप्रोच टू कैटेगराइजिंग डेटा, या लिमिटेशन, या अनसर्टेनिटी। तो इसका आंसर क्या रहेगा? सिक्स का आंसर रहेगा सिस्टमेटिक अप्रोच टू कैटेगराइजिंग डेटा। होपफुली आपको अच्छा लग रहा होगा और ये सारे क्वेश्चंस अगर आपको समझ में आ रहे हैं तो आप लाइक करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रीजन फॉर द नीड फॉर क्लासिफिकेशन, है ना? तो ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, कंफ्यूजन, प्रेडिक्टिव एंड एनालिटिकल पर्पसेस, एजुकेशन एंड लर्निंग। तो आपका आंसर यहाँ क्या हो जाएगा कि कभी भी जब भी हमें आवश्यकता होती है क्लासिफिकेशन करने की तो वहाँ कंफ्यूजन कोई भी क्रिएट नहीं होगा। तो ओके, व्हाट रोल डज क्लासिफिकेशन प्ले इन बायोलॉजी? तो यहाँ पर क्या रोल प्ले करेंगे? इट इज irrelevant in biology, it helps in understanding evolutionary relationships, it adds unnecessary complexity, या it limits the study of the living organism। तो आपका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा it helps in understanding evolutionary relationships। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे और नीचे मैंने आंसर्स भी दिए हुए हैं और नॉर्मली ये आंसर्स आपको पीडीएफ के अंदर मिल जाएंगे क्योंकि बहुत सारे डाउट्स वगैरह हो जाते हैं कि कौन सा आंसर होगा, कौन सा क्या होगा। तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, आपको यहाँ से डायरेक्ट आंसर्स भी मिल जाएंगे, आप फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द 3 डोमेन्स ऑफ द लाइफ। यहाँ से भी क्वेश्चंस आपका पूछा जाएगा क्योंकि स्टार्टिंग से ही मैं आपको बताता हुआ चल रहा हूँ। आपने देखा होगा कि चंडीगढ़ पीजीटी बायोलॉजी में बायोडाइवर्सिटी, नीड फॉर क्लासिफिकेशन जो कि अभी हमने कर लिया है। अगला जो टॉपिक है वो क्या है हमारा? 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ। इससे क्वेश्चंस करेंगे हम, फिर बाकियों के भी क्वेश्चंस हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा लंबी वीडियो ना हो जाए, आपको ये समझने में ईजी रहे, है ना? तो नेक्स्ट टॉपिक हम देख लेते हैं, हमारे पास यहाँ पर है 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ। तो 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ में यहाँ पर बैक्टीरिया, डोमेन बैक्टीरिया, यहाँ आर्किया, डोमेन आर्किया, यूकैरिया, डोमेन क्या रहेगा यहाँ पर? यूकैरिया। तो 3 डोमेन्स में हमने यहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्या किया हुआ है? डिवाइड किया हुआ है। तो बैक्टीरिया के अंदर तो सारे सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं जिनके पास न्यूक्लियस प्रॉपर नहीं होता, और क्या आपको देखने को मिलते हैं? अदर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलिज भी क्या होती है? इनके पास एब्सेंट होती हैं। नॉर्मली अगर देखा जाए सारे के सारे बैक्टीरिया नॉर्मली किसके अंदर आते हैं? ये कुछ बैक्टीरिया हमारे लिए हार्मफुल होते हैं और कुछ डिजीज कॉज करते हैं जिसको पैथोजेनिक फॉर्म बोल देते हैं, और कुछ एसेंशियल रोल करते हैं हमारे इकोलॉजिकल प्रोसेसेस के लिए, जैसे कि न्यूट्रिएंट साइकिल हो गया, डिकम्पोजिशन हो गया, वहाँ पर इनका अहम योगदान होता है। सेकंड आता है हमारा आर्किया। तो आर्किया भी हमारा डोमेन है, सेकंड है। आर्किया एक अनदर ग्रुप है ना, सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, और इसकी कुछ सिमिलरिटीज हमें मिलती हैं विद बोथ बैक्टीरिया एंड द यूकैरियोट्स, तो इसलिए इसको अलग से बना दिया गया है। वैसे अगर देखा जाए तो आर्की बैक्टीरिया आप लोगों ने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, और आर्की बैक्टीरिया वो होते हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी, अगर मैं कहूँ कि एक्सट्रीम जो एनवायरनमेंट्स होते हैं ना, जैसे कि हॉट स्प्रिंग्स हो गए, डीप सी हाइपोथर्मल वेंट्स हो गए, एसिडिक एनवायरनमेंट हो गए, वहाँ पर ये क्या कर सकते हैं? सर्वाइव कर सकते हैं। इवन ये तो सॉइल मॉडरेट एनवायरनमेंट लाइक सॉइल एंड द ह्यूमन गट के अंदर भी क्या है आपको ऐसे देखने को मिल सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स आप लोगों ने पढ़े हों, तो जैसे कि एक्सट्रीम एनवायरनमेंट, जैसे कि हॉट स्प्रिंग्स की बात करें, है ना, तो आपने पढ़ा होगा थर्मो एसिडोफिल्स, डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स, वहाँ पर भी थर्मो एसिडोफिल्स आपको देखने को मिल जाते हैं, है ना। इसके अलावा आपने मिथेनोजन बैक्टीरिया के बारे में सुना होगा, वो सब के सब आर्की बैक्टीरिया में, क्योंकि कुछ प्रॉपर्टीज आपको क्या है आपको देखने को मिलती है बैक्टीरिया और यूकैरियोट्स के बीच में, तो वो आर्किया के अंदर आपको कंसिडर हो जाएगी। तो यूकैरिया क्या है? यूकैरियोट्स में आपको प्रॉपर न्यूक्लियस देखने को मिलता है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट होती हैं, और ध्यान रहे इसके अंदर प्रोटिस्ट, फंजाई, प्लांट और एनिमल्स क्या है हम यहाँ पर पढ़ते हैं। कुछ यूनिसेलुलर भी होते हैं, मल्टी सेलुलर भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। जैसे यूनिसेलुलर क्या हो जाएंगे? प्रोटिस्ट हो जाएंगे। प्रोटिस्ट कैसे हैं? यूनिसेलुलर है। फंजाई, प्लांट, एनिमल्स क्या रहेंगे? तो आप कहेंगे मल्टी सेलुलर है। चलो इसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, उससे थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों से एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं, और मे भी हेल्प करें आपके एग्जाम के लिए, है ना। तो हमारा है
पहला क्वेश्चन यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द थ्री डोमेन्स ऑफ लाइफ, है ना, इनमें से कौन सा थ्री डोमेन ऑफ लाइफ में बिलोंग करता है, एनिमल्स, प्रोटिस्ट, बैक्टीरिया या फिर फंजाई। तो आपका पहला ही आंसर क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया। अभी बताया था बैक्टीरिया किस में आ जाता है हमारा, बैक्टीरिया यहाँ पे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ये किस में आता है, डोमेन बैक्टीरिया अलग से, क्योंकि तीन ही डोमेन है, एक तो बैक्टीरिया है, एक आर्किया है और तीसरा क्या है, यूकैरिया है, जो आपको याद कर लेना है। सेकंड है, विच डोमेन ऑफ लाइफ इंक्लूड्स ऑर्गेनिजम्स दैट लैक ए न्यूक्लियस, जिनके पास न्यूक्लियस नहीं होता, है ना, सबको पता है आर्किया के अंदर क्या है, आपको न्यूक्लियस देखने को मिल सकता है, लेकिन बैक्टीरिया के अंदर क्या है, न्यूक्लियस आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब बहुत सारे बच्चे ये भी कहेंगे कि सर जी आर्की बैक्टीरिया के अंदर ये भी तो बैक्टीरिया ही तो है, और इन बैक्टीरिया के अंदर न्यूक्लियस क्या है, प्रॉपर तरीके से आपको देखने को नहीं मिलता है। तो मैं आपको ये बताता हुआ चलूँ, यहाँ पर आपको डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर क्या है, प्लाज्मिड्स क्या है, आपको देखने को मिल जाते हैं। आप कहोगे सर जी वो तो बैक्टीरिया के अंदर भी कंसीडर हो सकते हैं। जब ये चैप्टर्स के अंदर क्या है कि इनको ना कैटेगराइज करके दिया हुआ है, तो आपको अगर पूछा जाए कि किसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, तो हमें मालूम है कि भाई आर्की में भी नहीं होता, बैक्टीरिया में नहीं होता, लेकिन जब डोमेन्स ऑफ उसकी बात करेंगे ना, तो उसमें आपको आंसर बैक्टीरिया देना पड़ेगा, ना कि आर्किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्गेनिजम्स बिलोंगिंग टू द डोमेन आर्किया आर ऑफन फाउंड इन, तो ये कौन सी जगह पर आपको देखने को मिल सकते हैं, एक्सट्रीम कोल्ड एनवायरमेंट्स, डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, अर्बन एनवायरमेंट। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डोमेन यूकैरिया इंक्लूड्स, यूकैरिया के अंदर क्या आ जाते हैं, बैक्टीरिया एंड आर्किया, एनिमल्स एंड प्लांट्स, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स या फिर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो आप सभी को मालूम है इसका आंसर क्या हो जाएगा, यूकैरिया में कौन आ जाएंगे, एनिमल्स एंड प्लांट्स आपका यहाँ पर क्या रहेगा, आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5, विच डोमेन ऑफ लाइफ इंक्लूड्स ऑर्गेनिज्म दैट कैन बी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। आपसे पूछा कि वो डोमेन ऑफ लाइफ बताइए जहां पर आपको ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर भी देखने को मिल सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी क्या है आपको देखने को मिल सकते हैं। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, यूकैरिया। कैसे, क्योंकि जो प्रोटिस्ट होते हैं वो कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, और फंजाई, प्लांट और एनिमल्स क्या होते हैं वहां पर, मल्टी सेलुलर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, the discovery of the domain Archaea lead to the reclassification of organisms that were previously considered। तो यहाँ देखते हुए चले तो इसमें फंजाई, प्लांट, बैक्टीरिया और प्रोटिस्ट, तो आपका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, बैक्टीरिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, विच डोमेन ऑफ लाइफ कंटेन्स ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनी ह्यूमन डिजीजेस। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी डोमेन ऑफ लाइफ है जो ज्यादा से ज्यादा क्या करती है, डिजीज कॉज करने का काम करती है ह्यूमंस के अंदर, बैक्टीरिया, आर्किया, यूकैरिया या प्रोटिस्टा। तो आपका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा बच्चों, बैक्टीरिया हो जाएगा। ये ज्यादातर क्या करते हैं, डिजीज कॉज करते हैं। अगला है, द थ्री डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज बेस्ड प्राइमरली ऑन द डिफरेंसेस इन सेलुलर स्ट्रक्चर, बायोकेमिस्ट्री एंड जेनेटिक मेकअप, साइज, शेप एंड कलर, हैबिटेट प्रेफरेंस या नंबर ऑफ सेल्स। तो आपका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्या आ जाएगा, द थ्री डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन प्राइमरली ऑन डिफरेंस इन सेलुलर स्ट्रक्चर, बायोकेमिस्ट्री एंड जेनेटिक मेकअप। और ये मैंने नीचे यहाँ पर आपको आंसर्स दिए हुए हैं, ये आंसर्स आपके लिए काम आ जाएंगे। आप जब पीडीएफ पढ़ेंगे तो आपको सारे के सारे आंसर्स साथ साथ में आपको देखने को मिलेंगे, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स। यहाँ से भी आपके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं पीजीटी केमिस्ट्री के अंदर। इनमें देखिए, टैक्सोनॉमी और जो सिस्टमैटिक है ये दोनों क्लोजली रिलेटेड फील्ड्स हैं हमारी बायोलॉजी की, जिसके अंदर हम क्लासिफिकेशन करते हैं, नेमिंग करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, है ना, एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स का। अब यहाँ पर स्लाइडली क्या है, आपको फोकस करना पड़ेगा टैक्सोनॉमी के ऊपर कि व्हाट इज टैक्सोनॉमी। तो टैक्सोनॉमी क्या है, ये ब्रांच ऑफ साइंस जहाँ पर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं इनटू हायरार्किकल ग्रुप्स बेस्ड ऑन द शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। अब यहाँ पे आइडेंटिफाई किया जाता है टैक्सोनॉमी में, डिस्क्रिप्शन दिया जाता है, फिर नेम ऑफ स्पीसीज, फिर उसको अरेंजमेंट किया जाता है इनटू ब्रॉडर कैटेगरीज। तो प्राइमरी गोल क्या है टैक्सोनॉमी की, तो प्राइमरी गोल की अगर मैं बात करूँ टैक्सोनॉमी की, तो यहाँ पर हम डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ को क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करने का काम करते हैं, और साथ में एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं ताकि इजीली हम क्या कर सके कि अंडरस्टैंड कर सके इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग द ऑर्गेनिजम्स। तो यहाँ कुछ की टर्म्स हैं, मैंने लिखा हुआ है, आप इनको देख लीजिएगा। नॉमेनक्लेचर कैरोलस लिनस ने सबसे पहले दिया था, और नॉर्मली दो ही वर्ड का यूज किया जाता है, जीनस और स्पीसीज का।
तो यहाँ जैसे ह्यूमंस का साइंटिफिक नेम दे रखा है होमो सेपियंस, ऐसे ही आपने पढ़ा होगा टाइगर का साइंटिफिक नेम क्या होता है, तो पैंथेरा टिग्रिस। ऐसे आपने पी का साइंटिफिक नेम पढ़ा होगा पाइसम सैटिवम, है ना। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है, स्टैंडर्डाइज रूल्स किए जाते हैं। तो बायनोमियल नोमेनक्लेचर जो कि कैरोलस लिनस ने दिया था, इन्होंने दो लैटिन नेम यहाँ पर क्या किए थे, यूज किए थे, स्पीसीज, जीनस और स्पीसीज। क्लासिफिकेशन अगर हम करें तो हायर, देखो हमें ऑर्गेनिज्म को क्या करना पड़ेगा, हायरकिल ग्रुप्स में अरेंज करना पड़ेगा, है ना। तो हायरकिल ग्रुप्स क्या होते हैं, आपने पढ़े होंगे। तो उसके अंदर जैसे कि सबसे बड़ा यहाँ पर हायर कैटेगरी कौन सी है, किंगडम है। फिर सब उसके बाद फाइलम, फिर क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस, और फिर लास्ट में क्या आता है, स्पीसीज। सबसे छोटी जो कैटेगरी है वो कौन सी है, स्पीसीज है। और आइडेंटिफिकेशन किया जाता है। आइडेंटिफिकेशन हम किस तरीके से कर सकते हैं, मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, जेनेटिक और इकोलॉजिकल ट्रेड्स के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, इनको आइडेंटिफाई करने का काम करते हैं। अगला आता है हमारे पास टॉपिक है सिस्टेमेटिक्स। अब सिस्टेमेटिक्स क्या है, क्योंकि आपने टैक्सोनॉमी तो देख ही लिया, आपने टैक्सोनॉमी में क्या क्या किया, नोमेनक्लेचर किया, क्लासिफाई किया, आइडेंटिफाई किया, है ना। तो अब सिस्टेमेटिक की अगर बात की जाए तो सिस्टेमेटिक का मतलब क्या है, ये थोड़ा सा ब्रॉडर फील्ड हो जाता है टैक्सोनॉमी का। अब इसमें हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग द ऑर्गेनिजम्स। मतलब साथ साथ में हमें क्या करना पड़ेगा, फाइलोजेनेटिक यहाँ पर रिलेशनशिप शो करनी पड़ेगी, तभी हम इजीली क्या कर पाएंगे, उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। जैसे यहाँ कुछ की कंपोनेंट्स है जो आपको यहाँ याद करने हैं। फाइलोजेनेटिक्स है, जहाँ पर हम जेनेटिक मटेरियल डीएनए और आरएनए ये पता लगाते हैं कि भाई इनका जो जेनेटिक मटेरियल हो डीएनए है, आरएनए है। मॉलिक्यूलर डेटा, मॉर्फोलॉजिकल ट्रेट्स, है ना, फॉसिल एविडेंस, वो सारी की सारी यहाँ पर हम फाइलोजेनेटिक ट्रीज वगैरह बना के यहाँ पर क्या करते हैं, कंपेयर करने का काम करते हैं। सेकंड है क्लैडिस्टिक्स। क्लैडिस्टिक्स की अगर बात करें, ये भी फाइलोजेनेटिक एनालिसिस है। यहाँ पे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, शेयर करते हैं, है ना, एक दूसरे से जो करेक्टरिस्टिक्स है वो क्या करते हैं, शेयर करते हैं, और वो जो कि इनहेरिट होते हैं कॉमन एंसेस्टर से। अगर आपको याद हो तो आपने आर्क्योटेरिक्स के बारे में पढ़ा होगा। तो आर्क्योटेरिक्स क्या है, इज द फॉसिल्स ऑफ द, किसके लिए, एव्स एंड रेप्टाइल्स, है ना। ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आप कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर देखिएगा इनसे रिलेटेड। हमारे पास ये दो टॉपिक थे, टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स। तो यहाँ से कुछ क्वेश्चंस मैंने देखे हैं, और वो सारे के सारे आप लोगों के लिए देखिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हाट इज टैक्सोनॉमी प्राइमरीली कंसर्न विद, है ना। तो यहाँ दिया हुआ है, अंडरस्टैंडिंग इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स, नेमिंग एंड क्लासिफाइंग ऑर्गेनिज्म, स्टडिंग इकोलॉजिकल इंटरेक्शंस, एनालाइजिंग जेनेटिक वेरिएशंस। तो यहाँ आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा अभी, तो आप कहेंगे यहाँ आपका आंसर होगा नेमिंग एंड क्लासिफाइंग ऑर्गेनिज्म। टैक्सोनॉमी किसके लिए जरूरी है, नेमिंग और क्लासिफाइंग ऑर्गेनिजम्स के लिए जरूरी है। तो which field encompasses the study of evolutionary relationships among the organisms, ecology, genetics, taxonomy और systematics। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका बेटा, systematics हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर, to assign organism to specific habitats, to give organisms common name, to provide unique names for each species, to group organisms based on their appearance। तो आपका यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, to provide unique names for the each species। Question number 4, what is phylogenetics concerned with, naming organism, classifying organism into hierarchical groups, अंडरस्टैंडिंग द इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिज्म, आइडेंटिफाइंग इकोलॉजिकल निक। तो आपका यहाँ आंसर कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, अंडरस्टैंडिंग इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज क्लैडिस्टिक्स प्राइमरीली बेस्ड ऑन, है ना। क्लैडिस्टिक किसके लिए इंपॉर्टेंट है, फॉसिल रिकॉर्ड्स के लिए, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए, जेनेटिक वेरिएशंस के लिए, इकोलॉजिकल इंटरेक्शंस के लिए। तो आपका यहाँ आंसर कौन सा हो जाएगा, तो आप कहेंगे जो क्लैडिस्टिक्स है वो नॉर्मली मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर क्या है, बेस्ड है, ये आपको याद करना। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ए टैक्सोनॉमिक रैंक। तो टैक्सोनॉमिक रैंक किसको दी गई है यहाँ पर, किंगडम को, इवोल्यूशन, हैबिटेट या माइग्रेशन। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, किंगडम। जैसे अलग अलग टैक्सोन होते हैं ना, तो जैसे कि स्टार्टिंग में क्या आ गया, किंगडम आ गया, फिर फाइलम आ गया, है ना। प्लांट्स के लिए हम डिवीजन वर्ड यूज करते हैं, है ना। फिर उसके बाद क्लास आ गए, क्लास के बाद क्या आता है भाई, ऑर्डर, है ना। ऑर्डर के बाद क्या है, फैमिली आपको देखने को मिलती है, जीनस, और फिर देन स्पीसीज आपको ये देखने को मिल जाते हैं। तो व्हाट इज द पर्पज ऑफ द टैक्सोनॉमिक रिवीजन्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। तो यहाँ आ जाएगा आपका जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, टू अपडेट क्लासिफिकेशन सिस्टम्स बेस्ड ऑन द न्यू डेटा।
व्हाट डज सिस्टमेटिक एम्स टू रिकंस्ट्रक्ट, है ना, सिस्टमेटिक का एम दोबारा रिकंस्ट्रक्ट करना क्यों हुआ, क्योंकि मॉर्फोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स बतानी थी ऑर्गेनिज्म की, या फॉसिल रिकॉर्ड बताना था, या इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिजम्स, है ना, या फिर आपका आंसर होगा जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीसीज। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्योंकि देखो सिस्टमेटिक का मेन एम क्या है, हम इवोल्यूशनरी कंपैरिजन करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमें पता करना है कि ये जो ऑर्गेनिज्म है वो किस ऑर्गेनिज्म से डिराइव हुआ है ना, तो इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिजम्स की हम यहाँ पर बात करेंगे सिस्टमेटिक्स के अंदर। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, इंपॉर्टेंट थे, कुछ नीचे आंसर्स आपको दिए हुए हैं, ये आपके काम आ जाएंगे, आप जब पीडीएफ पढ़ोगे तो आपको ईजी लगेगा ये टॉपिक। नेक्स्ट है हमारे पास द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज एंड टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। तो ये कंप्लीट मैंने जो डेटा है ये आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया है, आप इसको पढ़ सकते हैं। डोमेन क्या है, किंगडम, फाइलम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ये सारे के सारे इसके अंदर आते हैं। चलो हम डायरेक्ट एक बार क्वेश्चंस कर लेते हैं इसके, और क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी आपको भी बोर लगेगा, तो क्वेश्चंस आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक का जो क्वेश्चंस है वो है व्हाट डिफाइंस ए स्पीसीज। व्हाट डिफाइंस ए स्पीसीज, मैं डायरेक्ट आंसर्स आपको बताता हुआ चलूंगा, है ना। तो आपका आंसर रहेगा बी, एबिलिटी टू इंटरब्रीड एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए की एस्पेक्ट ऑफ डिफाइनिंग ए स्पीसीज। तो यहां आपका आंसर क्या हो जाएगा, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। नेक्स्ट है विच लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन रिप्रेजेंट द ब्रॉडेस्ट कैटेगरी इन द टैक्सोनॉमिक हायरार्की। तो विच लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन रिप्रेजेंट द ब्रॉडेस्ट कैटेगरी इन द टैक्सोनॉमिक हायरार्की, तो आपका यहाँ आंसर क्या हो जाएगा बेटा, तो आपका जवाब होगा यहाँ पर डोमेन। तो ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ आर ऑर्गेनिजम्स ग्रुप्ड विद इन द टैक्सोनॉमिक हायरार्की। तो इसमें आपका जो आंसर रहेगा वो रहेगा बेस्ड ऑन शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द प्राइमरी क्राइटेरिया यूज्ड टू क्लासिफाई ऑर्गेनिजम्स इनटू स्पीसीज। तो देयर एबिलिटी टू इंटरप्रेट, सी ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। विच टैक्सोनॉमिक रैंक इज इमीडिएटली बिलो किंगडम, किंगडम के जस्ट बिलो क्या आता है, तो हम यहाँ देखेंगे फाइलम, जीनस, क्लास या डोमेन, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, फाइलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज द पर्पज ऑफ टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। तो आप यहाँ आंसर देंगे टू ऑर्गेनाइज ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स बेस्ड ऑन शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। व्हाट डज द टैक्सोनॉमिकल हायरार्की प्रोसीड फ्रॉम, स्पेसिफिक टू जनरल, जनरल टू स्पेसिफिक, फ्रॉम स्मॉलर ग्रुप्स टू लार्ज ग्रुप्स, या रैंडमली। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, जनरल टू स्पेसिफिक। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे यहाँ से इस टॉपिक से। और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बायनोमियल नोमेनक्लेचर, जो कि लास्ट टॉपिक है। और लास्ट टॉपिक में आपको मैं बताता हुआ चलूँ, बायनोमियल नोमेनक्लेचर कैरोलस लिनस ने दिया था 18th सेंचुरी के अंदर। और नॉर्मली यहाँ पर टू पार्ट नेमिंग सिस्टम है, जीनस और स्पीसीज, है ना। पहला जीनस होता है फिर स्पीसीज होता है। ये पूरा का पूरा मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, और ऑलरेडी आप लोग जानते भी हैं कुछ इंटरनेशनल रूल्स भी यहाँ पर क्या किए जाते हैं, फॉलो किए जाते हैं। जैसे कि इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, है ना, ये क्या करते हैं, एनिमल्स को ही नेमिंग करने का काम करते हैं। और इस प्रकार से इंटरनेशनल कोड फॉर नोमेनक्लेचर फॉर एल्गी, फंजाई और प्लांट्स, है ना, ICNAFP, तो ये यहाँ पर डिफरेंट काइंड के जो प्लांट्स हैं उनको क्या करते हैं, कैटेगराइज करने का काम करते हैं, या उनको नेमिंग करने का काम करते हैं। तो ध्यान रहिए, ये सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं आप लोगों ने अच्छे से पढ़ रखे होंगे। तो आप यहाँ कुछ MCQs हैं, ये प्रैक्टिस कर सकते हैं मेरे साथ, और ये आपके एग्जाम में काम आएंगे। और कोई भी सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ताकि उसको फॉलो करके आप लोगों तक पहुँचाया जा सके। जो भी इम्प्रूवमेंट करना हो वो इम्प्रूव हम अपने अगले यूट्यूब वीडियो के अंदर कर सकते हैं। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है व्हाट इज बायनोमियल नोमेनक्लेचर। तो यहाँ जो आंसर रहेगा ए सिस्टम ऑफ नेमिंग प्लैनेट्स, ए सिस्टम ऑफ नेमिंग स्पीसीज यूजिंग टू लैटिनाइज्ड वर्ड। तो आपका आंसर ही क्या हो गया, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना। तो मैं जल्दी करता हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ी हो चुकी है, और कोशिश करते हैं कि जितने भी क्वेश्चन आपको दिए हैं ये आप लोगों को अच्छे तरीके से रिवाइज हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी पार्ट्स मेक अप ए साइंटिफिक नेम अंडर बायनोमियल नोमेनक्लेचर। तो कितने पार्ट्स यूज करते हैं, तो हम कहेंगे 2 पार्ट यूज करते हैं, जीनस और स्पीसीज।
तो विच पार्ट ऑफ साइंटिफिक नेम इज रिटन इन लोअर केस लेटर, है ना, लोअर केस लेटर में किसको लिखा जाता है, स्पीसीज नेम को लिखा जाता है। याद रखिएगा स्पीसीज नेम कंप्लीट क्या है, लोअर लेटर में लिखा जाता है। अगर हम लिख रहे हैं तो अंडरलाइन करना पड़ेगा, या फिर अगर हम टाइप कर रहे हैं तो हमें इटैलिक यूज करना पड़ेगा, है ना। और जीनस नेम का जो पहला अक्षर है वो हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, और उसको भी अगर लिख रहे हैं तो अंडरलाइन आपको करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, Who is credited with the developing binomial nomenclature? Binomial nomenclature किसने दिया था, तो ये आपको पता होना चाहिए, कार्ल लिनस ने दिया था, कार्ल लिनस ने दिया था। इन द साइंटिफिक नेम कैनिस ल्यूपस, व्हाट डज द कैनिस रिप्रेजेंट, तो कैनिस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पहले तो आपको पता होना चाहिए कैनिस किसका साइंटिफिक नेम है, तो कैनिस ल्यूपस जो है वो डॉग का साइंटिफिक नेम है। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो कैनिस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम कहेंगे जीनस नेम को यहाँ पर क्या कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर, तो प्राइमरी पर्पज क्या है बायनोमियल नोमेनक्लेचर का, तो आप कहेंगे टू प्रोवाइड ए स्टैंडर्डाइज्ड वे ऑफ द नेमिंग स्पीसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, हाउ आर साइंटिफिक नेम्स टिपिकली फॉर्मेटेड इन द रिटन टेक्स्ट, तो यहाँ आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा क्या, कि इन इटैलिक्स और अंडरलाइन इफ हैंड रिटन। लास्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिशेस द रूल्स फॉर बायनोमियल नोमेनक्लेचर, भाई कौन रूल बनाते हैं, तो मैंने आपको अभी बताया कि यहाँ पर इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर एंड इंटरनेशनल कोड फॉर द नोमेनक्लेचर ऑफ एल्गी फंजाई एंड प्लांट्स, है ना, जो मैंने ऊपर दिया हुआ है उसको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। ये क्या करते हैं, बायोलॉजिकल नेम्स देने का काम करते हैं। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जो कि इससे रिलेटेड थे, आपके जो पहली यूनिट है द लिविंग वर्ल्ड, है ना, हमने ये सारे के सारे टॉपिक कवर किए हैं। मोस्टली अगर देखा जाए तो हमने क्वेश्चन आंसर्स पे ज़्यादा फोकस किया है, और जो टॉपिक्स वगैरह हैं जो भी आपको अगर लगे कि ये टॉपिक्स हमें अच्छे से करना है तो उसकी वीडियो अलग से आपको बना दी जाएगी और आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है, कल हम नए टॉपिक के साथ यहाँ पर मौजूद होंगे। जो हमारा नया चैप्टर है उस चैप्टर से बिलोंग जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं वहाँ से बन सकते हैं इंपॉर्टेंट, वो आप लोगों को करवाए जाएंगे ताकि आपके एग्ज़ाम्स में ये हेल्प करे और होपफुली आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए। मैं यही दुआ करूँगा। जय हिंद, जय भारत।